हाँ जी बेटा, कोस्ट पढ़ेंगे आज, पूरा चैप्टर कंप्लीट करके जाना है। उठेंगे जब ही जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके। चलो भाई, कोस्ट क्या होती है बेटा? जब भी हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्शन करने वाला बंदा देखता क्या है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बन कितने का रहा है, उस पर कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है, वो बनेगा कितने का, तभी ये डिसाइड हो सकता है हम बेचे कितने का। अगर मुझे ये नहीं पता कि ये आइटम कितने की बन रही है तो मैं इस आइटम को बेचूंगा कितने का है, मुझे पता ही नहीं होगा। और अगर ये नहीं पता कि कितने का बन रहा है और आपने हाइपोथेटिकल मान के बेच दिया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो सबसे पहला मेन मकसद क्या होता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन जब कोई बंदा कर रहा होता है कि कॉस्ट होनी चाहिए मिनिमाइज। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमाइज। आपका अगर आपको अपनी फर्म में आप कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, बेच रहे हो, सबसे पहला काम होना चाहिए आपकी फर्म में ये नहीं होना चाहिए कि सेल बढ़ा दो। ओनली सेल बढ़ाने से कभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको दोनों जगह ध्यान रखना है, सेल टू बी मैक्सिमाइज, कॉस्ट टू बी मिनिमम। तभी आपका जो गैप है वो बढ़ेगा और प्रॉफिट आपका ह्यूज होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक्सपेंडिचर को कम करने में लगे रहे घर के और इनकम को बढ़ाने में नहीं लगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन्फ्लेशन आपके पापा की सैलरी से ओवर हो जाएगा। तो हमारे फादर या हम जब कभी कमाने लगेंगे तो हमें दोनों चीजों पे ध्यान रखना है, घर पे बेकार के खर्चे भी ना हो। कई लोग बेकार के खर्चे करते, 10 बेकार खर्चे कर दिए, वो भी ना हो। और ध्यान दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है, और हमेशा एक्सपेंशन, कि अगर आज मेरी नौकरी 40 की है तो मैं 45 की कैसे करूं, 50 पे कैसे जाऊं। इस चीज पे भी हमारा ध्यान होना ही चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज बेकार हो जाएगी। तो दोनों पे ध्यान होना चाहिए, इनकम भी और वैसे इकोनॉमिक्स पे किस पे ध्यान होना चाहिए? इंक्रीज ऑफ सेल एंड डिक्रीज ऑफ कॉस्ट। maximize the sale and the minimize the cost. There will be a difference is profit. ठीक है, जितना डिफरेंस बचेगा वही आपका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के यही दो तरीके हैं। ठीक है जी। तो कॉस्ट आपकी दो तरीके की होती है, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। ये क्या होती है? एक्स का मतलब बाहर वाली, तुम्हें पता ही है तुम्हारी एक्स कहाँ है, बाहर, जिंदगी के बाहर। ठीक है, किसी की जिंदगी के अंदर भी है, वो बिल्कुल ही कलेशी इंसान है। ठीक है, एक्स हमेशा क्या होनी चाहिए? बाहर वाली। तो एक्सप्लिसिट का मतलब भी बाहर वाली कॉस्ट जो मुझे किसी दूसरी पार्टी को देनी है। ठीक है, जैसे कि रेंट, आपने किसी का फैक्ट्री को किराए पे लिया, अब आपको उसको, वो आउटसाइडर बंदा हो गया आपके लिए, आपकी फर्म के लिए, आपको उसको क्या देना? रेंट देना ही देना। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी? मान लो फैक्ट्री ही बाप की हुई तो आपके बाप को रेंट दोगे, इतने बड़े हो गए तुम। ठीक है, तो वो होगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दूसरे बंदे को दिखेगी तो नहीं, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि बाप अगर तुम्हें अलाउ नहीं करता फैक्ट्री चलाने के लिए तो वो किसी और को तो फैक्ट्री देता ना रेंट पर, वहां से कमा लेता। समझ आ रही है बात? तो एक कॉस्ट दिखती है और एक कॉस्ट दिखती नहीं है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? दिखती नहीं है लेकिन होती है, छुपी हुई कॉस्ट। और एक कॉस्ट क्या होती है? जो दिखती दिखती भाई तो देनी, जैसे लेबर की कॉस्ट देनी देनी है। समझ आ रही है बात? और जो खुद तुम लगे हुए उसकी कॉस्ट पता नहीं। जब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा लेबर वाला बंदा तुमसे पैसा मांगेगा ही, मालिक मैंने काम किया है मुझे दिहाड़ी दो। चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो रहा तुम्हें प्रॉफिट ना हो रहा, उससे क्या लेना देना, क्योंकि तुम्हारी कॉस्ट तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, वो नहीं दिखेगी सामने वाले को। किसकी कॉस्ट देनी? सामने वाले की देनी है। तो कोई भी एक्सटर्नल बंदे की जो कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट, कोई भी इंटरनल बंदे की जो कॉस्ट होती है वो भी इम्प्लिसिट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओन फैक्ट्री और एक है आउट जो रेंटल फैक्ट्री होती है। रेंटल पे रेंट देना है, जबकि ओन पे भी एक कॉस्ट होती है जो दिखती कभी नहीं है। बात समझ आ गई? तो यह लिखा हुआ है सच कॉस्ट ऑफ द सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, जो खुद ने उसने दे दी। जैसे जो नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप दे दी, लैंड दे दिया रेंट पर, अपनी कैपिटल, इस पर कोई दिक्कत। लेकिन जो हमारे हायर्ड प्रीमिसेस वही रेंट हो गया। हायर्ड का मतलब होता है उधार पे प्रीमिसेस ले लिया, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आज नहीं तो कल देनी है, एक्सप्लिसिट हो गई ना, आउटसाइड द फर्म हो गया। ठीक है, इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना। कोई लाइट ना रिफ्लेक्ट कर रही है, वो लाइट बंद करना एक बार, लास्ट वाली। चला आप उसको एक बार, अब ठीक है, छोड़ दे, छोड़ दे, बस अब ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है यार? ये बड़ा लफड़ है इकोनॉमिक्स में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब है, मान लो तुम्हारी फैक्ट्री ना, तुम्हारी फैक्ट्री है और वो ना मंथ का 10,000 यूनिट बनाती है सिर्फ मंथ का। ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में बोला कि मुझे एक महीने में ही 20,000 यूनिट चाहिए। अब तुम्हारा पहला काम क्या हो? ऑर्डर को लेना कि ऑर्डर को कैंसिल करना? लेना। ऑर्डर तो लोगे ना। अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई है,
अगर तुम उसी को छोड़ दोगे तो फायदा क्या होगा? तो तुमने ऑर्डर तो ले लिया, अब उसको पूरा कैसे करोगे बताओ? लेबर बढ़ा देंगे। सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आया? लेबर बढ़ा दो। जहां लेबर 6 घंटे काम करती है 12 घंटे काम करो। उनसे नहीं हो रहा तो नाइट ड्यूटी वाली लेबर अलग होती है। कुछ लेबर ऐसी होती है जो सुबह काम करती है, कुछ लेबर ऐसी होती है रात को काम करती है डबल पैसे लेकर। तो नाइट ड्यूटी लगवाओ, क्योंकि मशीनें तो उतनी है ना, तो नाइट ड्यूटी लगवाओ उनसे। तो आपका जो काम है वो डबल हो जाएगा, तो दो दो 20,000 यूनिट भी सप्लाई कर दोगे आप तो। समझ आ रही है? लेकिन किसी बंदे ने मुझे ये नहीं बोला कि सर एक काम और भी हो सकता है, न्यू मशीनरी ले आओ, एक और फैक्ट्री खोल लो। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी अभी सोच ही छोटी है। लेकिन वही हमारे यहाँ पे कोई औलाद बैठी होती है अंबानी की, न्यू फैक्ट्री खोल लो सर, क्या दिक्कत है? न्यू फैक्ट्री खोलो, नया ऑर्डर है न्यू फैक्ट्री में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अमीर बंदे हैं, जो सारे रिसोर्सेस को जेब में रखते हैं, उनके लिए लॉन्ग रन और शॉर्ट रन तो होता ही नहीं। लॉन्ग रन शॉर्ट रन होता है गरीबों के लिए, जो एक न्यू ऑर्डर आने पर सिर्फ लेबर को ही बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज वेरी कॉस्टली। हमें नहीं पता कि इस महीने 20,000 का, अगले महीने नहीं आए 20,000 का, तो हमने तो फैक्ट्री खोल दी, वो फैक्ट्री कैसे चलेगी फिर? समझ आ रहा है? तो शॉर्ट रन किसके लिए? उस बंदे के लिए जिसके लिए असली में फिक्स कॉस्ट को लाना मुश्किल है, मशीन खरीदना मुश्किल है, लैंड खरीदना मुश्किल है, लेकिन लेबर अरेंज करना इज सो इजी। तो इजी, हमारा तो वैसे भी इंडिया में रहते हैं हम तो, या लेबर ही लेबर है। ठीक है ना? ओके गौतम, चल आगे बढ़ेंगे। चलो, शॉर्ट रन और एक्सपेंशन द कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल। दो कॉस्ट के बारे में डिस्कशन हो रही है, एक होती है फिक्स, एक होती है वेरिएबल। तो अभी आगे आएगा, लेकिन पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लो। फिक्स और वेरिएबल में फर्क क्या होता है? फिक्स एक ऐसी कॉस्ट होती है कि आप प्रोडक्शन करो या ना करो, देनी देनी है। ठीक है, जैसे कि रेंट। मैं एक फिक्स कॉस्ट में एक एग्जांपल फिक्स करूंगा, रेंट। ठीक है, चाहे अब आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, उससे लैंड ओनर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंड ओनर को अपने समय पर क्या मिलना चाहिए? बस रेंट, किराया मिलेगा। कोरोना में भी लोगों ने किराया दिया है दुकानों को। समझ आ रही? क्यों दिया है? क्योंकि भाई उसको तो सिर्फ मतलब किससे है? रेंट से है। सिंपल बात है ये तो। अगला वेरिएबल कौन सा? इसमें बेस्ट एग्जांपल लेंगे लेबर। इसको आप जब मर्जी बढ़ा सकते हो, जब मर्जी घटा सकते हो। लेबर नहीं आएगी, प्रोडक्शन क्या होगा? जीरो। तेरी कम होगा, कम कैसे? खत्म ही हो जाएगा। अगर लेबर ही नहीं होगी, क्या ओनर ढूंढने लग जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए? उसको तो आता ही नहीं होगा। हमारे इंडिया में जो लोग फैक्ट्री लगाते हैं ना, उनको खुद को मशीनें चलाने नहीं आती आधों को तो, क्योंकि बाप का पैसा लगा तो दिया, लेकिन झाड़ू नहीं लगाएंगे वहां पे कभी। सबसे बेकार बात, क्योंकि हमारे देश में ना ओछापन ज्यादा है, शोव ज्यादा है। मैं बन गया भाई साहब सेठ, चार एक फैक्ट्री है मेरे पास, अब मैं गाड़ी से उतरूंगा झाड़ू कैसे लगा लूं? समझ आए? हमारे यहाँ पे शौक ज्यादा है। आप बारह समाज रोड पे कपड़ा लेने जाओगे ना, क्या होगा? आराम से पेट के साथ ऐसे फोन लेके बैठा होगा दुकानदार, टॉप दिखा रहा है, पैंट दिखा रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं। ग्राहक आके चला जाएगा, पूछेगा भी नहीं क्यों नहीं रुका, क्योंकि वो तो अपना मस्त लगा हुआ है। यही तो शो ऑफ है। ठीक है ना? क्योंकि एक पता है यार, बाप के पास पैसा, मैं को कम करूंगा। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जिसके बाप के पास पैसा और बेटा समझदार निकल जाए ना, उनका बिजनेस बढ़ता है सीधा आगे। कुछ होते, जरूरी नहीं कि सारे नकार है। मानी के लड़के को देख लो, लगा हुआ है ना, कर रहा है काम, एक्सपेंशन कितना अच्छा कर रहा है अगला। हेल्थ भी नहीं देख रहा अगला तो, उसको हेल्थ देखनी क्या, उसका इतना मोटा पैसा है, मोटे शरीर का भी क्या कर लेगा कोई? ठीक है, उसका पैसा ही इतना है भाई, सही बात है। चलो, तो लेबर समझ आए। वेरिएबल में ये याद रखना बस, क्या? लेबर। लेबर में अगर लेबर जीरो, तो आउटपुट भी जीरो, तो कॉस्ट भी जीरो। लेकिन रेंट में चाहे आउटपुट क्या हो जाए, जीरो, लेकिन रेंट तो देना ही देना है, खत्म नहीं हो सकता। तो ये दो होगी, लेबर, वेरिएबल और फिक्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटीज। यही दो टाइप की कॉस्ट लगती है जब हम केक प्रोडक्शन करते हैं। तो दो कॉस्ट के नाम सुने हमने, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। कभी कभार पेपर में टी लिख देंगे। टी का मतलब टोटल, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स इट। ठीक है, और दोनों को मिला के बनती है टोटल कॉस्ट। क्या बनती है? टोटल कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे, टीसी, टीवीसी, टीएफसी। टीसी टोटल कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दैट इज ऑलवेज फिक्स एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट्स। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। रेंट पे तुमने दे दिया,
अरे भाई अब तुम फैक्ट्री में 12 घंटे काम कराओ, फैक्ट्री में 10 घंटे काम कराओ, तुम्हारी मर्जी, जितना मर्जी प्रोडक्शन कराओ, फैक्ट्री ओनर से को क्या मतलब है कि तुम 6 घंटे काम कर रहे हो कि तुम 10 घंटे काम कर रहे हो। बात समझ आ रही है? वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन लेबर क्या होती है, बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा प्रोडक्शन कराओगे उतनी ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि वो तो घंटों के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है टोटल फिक्स कॉस्ट, इट इज अ शॉर्ट रन कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी आइटम फिक्स बचती ही नहीं है। बिकॉज इफ यू हैव अ लॉन्ग पीरियड, मान लो मेरे पास एक ऑर्डर आया 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाते महीने ही, तो मैं क्या कह, 1 साल बाद चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 साल तक तो फैक्ट्री सेटअप कर लूंगा अपनी, 1 साल तक मैं तो मैं अपनी मशीनरी लगा दूंगा। समझ आ रही है बात? चलो, डज डू नॉट वेरी, डू नॉट डायरेक्टली वेरी विद द आउटपुट। मैं आपको बताया कभी भी आउटपुट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड बोल लो या फिर सेम बोल लो। ठीक है, क्लियर हो रही है? एट एवरी लेवल ऑफ, एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बोलेंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, ये जीरो पे भी कुछ ना कुछ होती है, स्मॉल पे, लार्ज पे, हमेशा कुछ भी हो ये चलती रहेगी। जबकि वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर। अब मशीनरी जितनी ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिजली का बिल आएगा, जितनी ज्यादा मशीनरी यूज करोगे तो रॉ मटेरियल भी तो उतना चाहिए ना भाई, लेबर भी उतनी चाहिए। तो तीनों ही किसके एग्जांपल हो गए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, और एक डायरेक्टली वेरी करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। आप आउटपुट को बढ़ाओगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी, और आप आउटपुट को घटाओगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है भाई। चल, तो मैंने आपको पहले ही बताया था टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम 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 सेम। चाहे आपने 1 यूनिट बनाई तो भी 0, 1 बनाए तो भी 0, 0 बनाए तो भी 10, 2 बनाए तो भी 10, 3 बनाए तो भी 10, 4 बनाए तो भी 10, 5 बनाए तो भी 10। क्योंकि लैंड ओनर को क्या लेना देना, तुम कितने यूनिट बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 1000 बनाओ, उसको उसको लेना देना नहीं है। समझ आ रही है बात? तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सीधा। क्यों बनेगा सीधा? क्योंकि ये भाई हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, चेक कर लो, 0 पे 10, तो 0 पे 10 ये रहा पॉइंट, 0 पे 10। अगला कौन सा है, 1 पे 10, तो 1 पे 10 ये रहा, 1 पे 10। अगला क्या है, 2 पे भी कितना, 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10। तो ये अगर हम इसको लोकस कर दे, लोकस का मतलब मिला दे, तो कैसा ग्राफ बनेगा, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लर्न इट कि टीएफसी का ग्राफ हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, दिस इज पैरेलल, है ना, इट हैव द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, इट इज नोन एज पैरेलल। क्लियर हुआ यहां तक? तो क्या लिखा हुआ इन्होंने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत आ रहा है समझ? आगे बढ़े, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, अभी शुरू हुई अभी कहानी। तो देखो चलो, अगला आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या होगा आपको पता है, लेबर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये भी बढ़ते जाएंगे, पहले बढ़ा 5 हुआ, फिर कितना हुआ 8, फिर 12, फिर 20, फिर 30। ठीक है, चेक करो क्या डिफरेंस सब में सेम है, नहीं मुझे नहीं लग रहा, चेक करो। ऐसा क्यों? इसलिए होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लोगों को पहली बार लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, यू हैव टू नो अबाउट दैट चैप्टर, तभी आपको ये समझ आएगा कि है क्या। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ इसकी। होता क्या है, मान लो आपके पास एक मशीन है, 3 एम्प्लॉय पे लगे हुए हैं, तो 2 मान ले, 2 एम्प्लॉय लगे हुए हैं। ठीक है, अब होगा क्या, वो मस्त काम कर रहे हैं, उनकी ट्यूनिंग बैठ गई, आपके पास धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे और आपने लेबर जोड़ते गए, तीसरी लेबर आ गई। तीसरी लेबर क्या देख रही है, तो यार ये तो मस्त काम कर रहे हैं यार, मुझे भी काम करना पड़ेगा। मैं काम नहीं करूंगा तो, क्योंकि लोगों को तो पता ही ऐसे काम करते हैं, मैं उससे कम काम करूंगा तो मेरे को निकाल लेंगे। तो क्या होगा, वो अच्छा काम करेगा, पहले एक दोनों लेबर से सीखेगा, फिर अच्छा काम करने लगेगा। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छा काम करेगा तो प्रोडक्शन क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एक चौथा इंसान आया, अरे पागल है क्या ये,
ये तीनों कुत्ते की तरह लगे रहते मशीन के ऊपर। मैं तो चोर आदमी हूँ, मैं ना करते इतना काम। वो 2 घंटे काम करेंगे तो मैं आधा घंटा काम करूंगा बस, और बोल दूंगा इकट्ठा बनाया हमने तो सारा। क्योंकि टीम वर्क में होता क्या है, जब तुम्हें टीम वर्क में फाइल मिलती है, एक बंदा क्या करता है, सिर्फ कवर पेज बनाता है, बाकी सब लिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन कोई दे रहा है, एक बंदे सिर्फ पैसे दिए। ऐसा भी एक बंदा होता है, वो टीम वर्क में जो फाइल बनती है टीम में, एक बंदा क्या करता है, पैसे देता है सिर्फ। वो मैं था बचपन में। ठीक है, मैं सिर्फ पैसे, तू कर ले जो कर रहा है, प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा, पैसे मैं भर दूंगा, बाकी सब काम तुम्हारा। कंटेंट ढूंढ ढूंढ के ले आना, पीपीटी तुम बना देना, सब तुम कर लेना। मेरा काम क्या है, कंटेंट। बस मेरा ना शुरू से अच्छा है प्रेजेंटेशन वाला स्किल। तो सारे कॉलेज में जितने भी असाइनमेंट मिलते थे ना, मेरे का एक ही काम देना, प्रेजेंटेशन का बस। मैं प्रेजेंटेशन दूंगा वहां खड़े होकर, तुम लोग जो मर्जी करो, तुम फाइल बना देना बस। सीडी तुम बनाना, फाइल तुम बनाना, पीपीटी तुम बनाना, मैं बस पढ़ के सुना दूंगा वहां पर। क्रेडिट मेरा। वो भाई तारीफ भी मेरी होती थी, तो मैं करता भी कुछ नहीं था, सिर्फ बोलता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो वैसे तीसरा बंदा, चौथा बंदा क्या कर रहा है, डिस्टर्ब, काम चोरी। क्योंकि उसको पता 3 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा नाम तो आ ही जाएगा कि इन्होंने मिलके काम किया है। क्योंकि जब टीम में काम करते क्या होता है, मिलके काम करते हैं, किसका पता चल रहा है किसने काम कम किया, किसने ज्यादा किया। वो उस पर इल्जाम लगा देगा, वो इस पे, वो इस पे, वो इस पे, हुए काम खत्म। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ह्यूज। लेकिन फिर भी एम्प्लॉय ने ध्यान नहीं दिया, एक और बुला लिया। अब तीसरा बंदा, वो चौथा बंदा किसे दोस्ती करेगा, 5वें बंदे से, वो पकड़ेगा। देखिए गधे के बच्चे, 3 लोग लगे रहते हैं, तुझे नहीं करना ऐसा काम, तू मेरे साथ रह। ठीक है, हम कम काम करेंगे और बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो उससे और क्या हो जाएगा, और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्शन कम होते होते, क्योंकि एक मशीनरी ना 3 लोगों को, 4 लोगों को झेल सकती है, तो उसमें 6-7 लोग लगा दो एक ही मशीनरी में, तो होगा कुछ नहीं, आपस में गिरेंगे, प्रोडक्ट गिर जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, उससे होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्शन होगी, ज्यादा लोग होंगे एक ही जगह पर छोटी वाली मशीनरी पर, तो डिस्ट्रैक्शन क्या करेगी, काम कम करने देगी। काम कम होगा तो क्या होगा, यूनिट कम बनेगी, यूनिट कम बनेगी तो प्राइस ह्यूज हो जाएगा। क्योंकि लेबर के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम एम्प्लॉय लाई जा रहे हो, लेबर रेट बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है डायरेक्ट रेट, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, हायर। इसी को बोलते हैं लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, इस वजह से पहले, क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय मिलता है तो रेट क्या हो गए, बढ़े, कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज होने लग गई। तो एट अ सर्टेन टाइम पहले कॉस्ट बढ़ेगी, फिर इक्वल होगी, फिर गिरने लग जाएगी। ठीक है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप ये लाइन याद कर लो बस, ये एक याद कर लो, बस खत्म। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एस, इसको बोलते हैं उल्टा एस। दिख रहा तुम्हें एस टाइप दिख रहा कुछ, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस, या फिर इनवर्स एस। ठीक है, क्या नाम है इसका, इनवर्सली एस शेप ग्राफ। ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा, इसका ना ग्राफ की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये कुछ यूं उठ के यूं जाता है, उल्टा ऐसे बनता है, ध्यान रखना, 3-4 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये ग्राफ तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हाथ अकेले, मेरा हाथ तो बैठा, मेरा तो बनेगा बनेगा, तुम अपना सोचो बस। ठीक है, पहले ग्राफ यूं उठेगा, क्योंकि कोस बढ़ेगी, फिर कोस हल्की सी गिरेगी, फिर कोस बढ़ेगी। ठीक है, पहले कोस बढ़ेगी एकदम से रैपिड, फिर हल्की सी गिरेगी, फिर बढ़ेगी। सेम इधर, पहले बढ़ा, फिर गिर गया, फिर बढ़ने लग गया। ओके, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड एस शेप। चलो अगला ग्राफ करते हैं टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट क्या है, हमने 2 टाइप की कॉस्ट पढ़ी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जोड़ दो उसको, क्या दिक्कत है, बन गई टोटल कॉस्ट। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, कि हमारे पास 2 टाइप की कॉस्ट होती है, दोनों को मिला के क्या बनती है, टोटल कॉस्ट। सेम है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, दैट इज समीशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को जोड़ दो, वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो, तो क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। अब ग्राफ को समझेंगे थोड़ा अच्छे से। अगर मुझे पता है ये तो रहती थी फिक्स्ड, ये बनती है इनवर्सली एस शेप, तो ये भी बनेगी इनवर्सली एस शेप। लेकिन इनके बीच का जो गैप होगा वो क्यों बनेगा, क्योंकि इनके बीच का गैप जो है वो है टीएफसी, क्योंकि उसमें ऐड हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो उससे अप करके बनेगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात, क्लियर हो रही है। टीएफसी बनेगा बिल्कुल सेम सीधा, ये नहीं हिलेगा बिल्कुल भी। जो टीवीसी होगा 0 से शुरू होगा, क्यों, ये ग्राफ 0 से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ, जीरो लेवल ऑफ, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कह सकते हैं,
टीवीसी इज 0, क्योंकि एट दैट टाइम देयर विल बी नो लेबर। भाई लेबर नहीं है तभी तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना, तभी तो 0 है। और अगर लेबर ही नहीं है तो वेरिएबल कैसे होगा 0? पूरा 0 हो जाएगा ना वो तो। लेकिन क्या टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है? नहीं भाई, टोटल कॉस्ट जो हो सकती है वो 0 आउटपुट पे क्या किसके बराबर हो सकती है? टीएफसी के बराबर हो सकती है, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी प्लस सॉरी टीवीसी प्लस टीएफसी होता है। और 0 लेवल पे ये 0 होता है, बट ये 0 थोड़ा ना होता है। तो ये 0 होगा 0 लेवल पर, तो टीसी किसके बराबर आ जाएगा? टीएफसी। सो व्हेन द at 0 level of output total cost is equal to क्या? TFC. That's why they are starting together, because ये जो 0 लेवल पे है TFC वहीं से शुरू होगा, क्योंकि 0 लेवल पे TFC भी सेम होगा, और 0 लेवल पे कौन सेम होगा? TC भी सेम होगा, बिकॉज एट दैट टाइम TFC इज 0। यहां तक की थोड़ी बातें समझ आ रही है? क्योंकि गहरी बातें, क्योंकि एमसीक्यू बनेंगे यहां से तगड़े तगड़े। कॉस्ट के एमसीक्यू बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं वहां पर। ठीक है, ओके, यहां तक की बातें समझ आ गई। इन दोनों का स्पेस समझ आ गया, कौन होगा इन दोनों का स्पेस? दोनों की शेप कैसी होगी? इनवर्सली एस शेप होगी। और बनाना बहुत आसान है, एक बार हाथ की बिठा लोगे हाथ को तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ तो कुछ पढ़ना है एक बार देख लो, मुझे लगता नहीं इजी लग रहा है सब। ठीक है, अच्छा कोई भी ना रीजन पूछे आपको कि एस ही क्यों बनती है, तो एक याद कर लो, बिकॉज लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस किसी भी शेप का रीजन पूछ ले पूरे कोर्स चैप्टर में कि यही शेप क्यों बन रही है, तो एक लाइन याद कर लो, लो ओ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ठीक है, और शेप तो पता चल ही रही है। अब तक कितनी शेप याद करी? 3। टीएफसी की स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और टीएफसी की सॉरी टीवीसी की इनवर्सली एस, टीसी की इनवर्सली एस। फॉर्मूले कितने करे अब तक? एक। कौन सा? टीसी इज इक्वल टू, इसके अलावा भी फॉर्मूले की कुछ स्टेटमेंट मैंने बोली है। एट 0 लेवल ऑफ इनकम, 0 लेवल ऑफ आउटपुट, टीएफसी इज इक्वल टू टीसी हो सकता है, सही बोल रहा है वो। एट 0 लेवल ऑफ 0 लेवल आउटपुट टीएफसी इज इक्वल टू टीसी, क्योंकि उस टाइम टीवीसी तो होगा नहीं। अच्छा बताओ, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज इक्वल टू 0। एट 0 लेवल आउटपुट टीवीसी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। याद हो रही है? क्लियर है? क्योंकि अगर ये बातें याद रहेंगी तो ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाए। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई यहां तक बात? चल आगे बढ़े। चलो अब तुम्हें पता, देखो तुम्हें पता ये तो सेम रहती है तो हर लेवल पे सेम लिख दी। कि देखो ये जो मैं लाए हूं ना, ये सब हाइपोथेटिकल है, आप इसमें से कोई एक याद कर सकते हो, कोई सा भी। ठीक है, चलो टीसी आपको पता है पहले बढ़ेगा, फिर थोड़ा घटेगा, फिर और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का समीशन ही कौन होगा? टीसी। तो 0 लेवल पे चेक कर लो, 0 लेवल पे दो बातें बताई थी मैंने एक बात बताई थी कि टीसी बराबर होगा किसके? टीएफसी के, है कि नहीं? मैंने एक बात और बताई थी, अरे दीपांशु नहीं आज। तो एक 0 लेवल आउटपुट, मैंने एक दो बातें और बताई थी, मैंने बताया था टीवीसी किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है, मैंने एक बात और बताई थी, 0 अगर 0 लेवल आउटपुट है तो टीएफसी किसके बराबर होगा? टीसी के। यहां तक की बातें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, क्या दोनों का सम होगा? ये होगा, बिकॉज टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीसी। चेक कर लो, अगला चेक करो 18 बनेगा, अगला चेक कर लो 22 बनेगा, अगला चेक कर लो 27 बनेगा, अगला चेक कर लो 36 बनेगा, अगला चेक कर लो 47 बनेगा। यहां तक की बातों में कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ेंगे। अब ये बन गया, तीनों का ग्राफ हमने पढ़ लिया, नॉर्मल था, सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। बस हमने ना इसी ग्राफ के जो पॉइंट्स है उनको यहाँ बनाया बस। ठीक है, चीज वही है, नजरिए का फर्क है बस। कुछ नहीं करना आपने, सीधी लाइन खींच देनी है, ये बन गई टीएफसी। उसके बाद यहां से एस ले जाना तो क्या बन गया? टीवीसी। यहां से ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? टीसी। ठीक है, कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन द टीसी एंड टीवीसी इज नोन एज टीएफसी। कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी कर्व इज टीएफसी। कोई ऐसे पूछे कि टीसी एंड टीवीसी कैसे दिखते हैं? पैरेलल टू ईच अदर। कैसे दिखते हैं?
पैरेलल, और उनके पैरेलल डिस्टेंस कौन है? टीएफसी। ठीक है, क्लियर है? ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीवीसी क्या होगा? 0। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टीसी क्या होगा? टीएफसी। समझ आ रहा है? हर चीज ग्राफ में बनी हुई है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में डालना है और देखना है वहां। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इन्होंने ना कुछ कुछ वो बता दिए रिलेशन, क्योंकि पेपर में रिलेशनशिप बहुत आते हैं भाई, उनको पता होता है ना 11th में सबके बिगड़ गए, हम पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो पूछते हैं हमसे। ये देखो दोनों कितनी जल्दी हंसे। ठीक है, अब देखो टीएफसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल, ये यार क्या बच्चों वाली बात बता रहे हैं ना, बच्चों वाली बात है ना, पढ़ लिए एक बार, जल्दी पढ़ लेते इंग्लिश तो, मैसेज पढ़ पढ़ के आदत होगी अब, है ना। टीसी और टीवीसी कैसे शेप है? डिक्रीज होंगे पहले, और देन फिर कांस्टेंट, और देन फिर इंक्रीज। किस वजह से बताया था ना मैंने? एक ही याद कर लो, किसी भी कर्व का रीजन पूछे कोर्स चैप्टर में तो उसका नाम क्या होगा? लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। चाहे किसी की भी शेप पूछ ले, एमसी, एसी, एएफसी, टीवीसी, तो कुछ भी पूछ ले, आंख बंद करके मार्क कर देना लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि एक क्वेश्चन आना कंफर्म है यहां से। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब इसने कुछ और बोला, कह रहा 0 लेवल पर टीसी किसके बराबर होगा? क्या तुम्हें ये बात पता थी? पता थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, चलो, कह रहा वर्टिकल डिस्टेंस कौन होगा टीएफसी और टीसी के बीच में? टीवीसी। बात समझ आ रही है? ओके, नहीं, टीएफसी होगा दोनों के बीच में, टीसी और टीवीसी के। ठीक है, अगला, टीसी और टीवीसी कैसे होंगे? क्यों? क्योंकि उनका कौन सा डिफरेंस कौन है? क्या सारी बातें मैंने बता दी थी पहले, बस अब इंग्लिश में लिखी हुई है, पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर है? देखो इकोनॉमिक्स में यही है, आपको लैंग्वेज जब भी समझ आए कि कोई अच्छा टीचर आपको समझा दे कि बोले बोलना क्या चाह रहा है भाई। ठीक है, अगर आपको समझ आएगा कि आंसर क्या बोलना चाह रहा है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब लेवल इंक्रीज हुआ है। अभी तो सब बच्चों वाला चल रहा था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे कर्व बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे माथा घूमता रहेगा। ऐसा लगेगा इतने कर्व अब कैसे याद होंगे? तो तभी याद होंगे जब दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट होंगे। दिमाग से कॉन्सेप्ट हटाओगे, कर्व अपने आप भूल जाओगे। राइम बन गई वैसे। तो चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला आएगा सॉरी, एमसी। ठीक है, हाँ मैं कुछ और बोल रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, एमसी आ गया। अब एमसी कैसे बनेगा? ले टिक, खत्म। कैसे दिखता है? ये टिक की तरह नजर आता है मेरे को तो, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग इसको बोलेंगे यू शेप। क्या बोलेंगे इसको? यू शेप। पता नहीं कहां से कट हो रही है, चलो ठीक है, देख लेना। ओके, ये टिया ध्यान रखना, ये नीचे होता है और थोड़ा ऊपर से। टिक नहीं लगाते टीचर? अच्छा, तुम्हारे पेपर में तो होते ही नहीं, तुम्हारे पेपर सिर्फ ये होते हैं। ठीक है, देखो कभी बचपन में कोई आंसर ठीक कर दे, टीचर ऐसे मार्क कर देती ना, बस वही होता है। एक बात और भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व। चलो, अच्छा एमसी होता क्या है? अरे वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये होता है डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल का मतलब ध्यान रखना है पूरी इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल कॉस्ट, नेक्स्ट यूनिट बनाने की एडिशनल कॉस्ट क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। देखो जैसे कि चेक करो, टोटाकोसियरी पहली तो 0 थी, अगली यूनिट बनाने में कितने एक्स्ट्रा पैसे लग गए? 6 रुपए, तो वही मार्जिनल कॉस्ट है। अगली यूनिट बनाने में कितने एक्स्ट्रा पैसे लग गए? वही मार्जिनल कॉस्ट। अगली यूनिट बनाने में कितने रुपए लगे? अब मैं बोलूंगा इंग्लिश में, नेक्स्ट additional unit be produced in that cost is known as marginal cost. Additional unit, that means marginal cost. Additional, अगली। समझ आ रहा है? चलो, अगली यूनिट बनाने में कितने पैसे लग गए? 11, तो ये होगी मार्जिनल कॉस्ट। अब सुनो, मार्जिनल कॉस्ट ना बिल्कुल दोगली है। क्यों दोगली है? क्योंकि ना ये दोनों से निकल जाती है। कहती है मैं टीसी से भी निकल जाऊंगी और टीवीसी से भी निकल जाऊंगी, बस किससे नहीं निकलूंगी? टीएफसी से। क्योंकि टीएफसी तो सेम होता है, वो बेचारा मस्त कांस्टेंट है, वो उसको किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये दोनों से निकल जाती है। अब एमसी है ना, क्या करे? ठीक है, दोनों के साथ रहती है। ठीक है, ये बोलती है कि मेरा फॉर्मूला या तो तुम टीसी के साथ बना लो, या मेरा फॉर्मूला तुम टीवीसी के साथ बना लो, लेकिन मेरा आंसर सही आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या? जूम करूंगा, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार। देखो क्या कहता है फॉर्मूला, एक तो ये लिखा हुआ है,
TCN माइनस TCN माइनस 1। क्या बोलते हैं इसको? MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो TC इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब ये भाई फॉर्मूला यूज कैसे होगा? ये n का मतलब क्या है? यहाँ पे n का मतलब है इफ आई एम फाइंडिंग यहाँ पे एथ टर्म, कौन सी टर्म फाइंड कर रहा हूँ? एथ टर्म। तो ये भी TC किसका होना चाहिए? एट्थ का। और ये TC किसका होना चाहिए? सेवंथ का, क्योंकि 8 माइनस 1 7 हो गया ना। बात समझ आ रही है? ओके, क्लियर है? तो देखो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला तो लगा रहे थे, हमने एक बार TC के साथ निकाला, एक बार TVC के साथ निकाला। चेक कर लो इन दोनों में कितना डिफरेंस? 6 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस? 4 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस? 5 का। इन दोनों में 9 का। इन दोनों में 11। दोनों आंसर सेम है, चाहे आप TC से निकालो या TVC से निकालो, तो दोनों आंसर क्या देगा? सेम देगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ऐसा क्यों? एक वाई भी तो आया होगा ना दिमाग में, ऐसा ही क्यों करता है ये MC? ठीक है अरे यार वो वाली बात नहीं कर रहा, ये MC ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसको पता है कि मेरे को अगर नेक्स्ट यूनिट बनानी है और मुझे चाहिए कि अगली कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो मुझसे किससे पूछना पड़ेगा? TVC से। क्योंकि TFC तो शांत है ना, कितना मर्जी बना लो मुझे, तो मैं तो उतना ही रहूंगा। ठीक है, और टोटल कॉस्ट में भी कौन ही वेरिएबल है? TVC। तो चाहे आप TC से निकाल लो चाहे TVC से निकाल लो, क्योंकि वेरिएशन पैदा करने वाला TVC ही है, क्योंकि TFC तो कांस्टेंट है। तो वेरिएशन कौन लाएगा? और TVC में ही कौन जुड़ा हुआ है? TTC में TVC जुड़ा हुआ है। तो चाहे तो तुम TVC से निकाल लो, चाहे तो सॉरी TVC से निकाल लो, या तो TC से निकाल लो, बात एक ही पड़ेगी। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ग्राफ समझ आ रहा है? तो यहाँ कहीं लिखा नहीं यू शेप, लेकिन आप बुक में देखोगे तो मिल जाएगा यू शेप। लेकिन एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, फॉर्मूले 2 बोल दिए मैंने, मिट गया क्या वो? लिखा तो था यार। चलो एक और फॉर्मूला देखो, MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा क्यू। ऊपर देखो, सब ऊपर देखो, ये इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं इसको बोल सकते हैं डेरिवेटिव। कह रहे ये क्या हो गया? अभी मैथ्स में आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा आज नहीं तो कल। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। मान लो तुम्हें सीधा ये दे देता और तुम्हें ये दे देता, अब क्या करते तुम? बताओ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ कॉस्ट कितनी है, 18। फिर मैं देखूंगा यहाँ कॉस्ट कितनी है, 36। पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा कितना है, अपॉन इनमें कितना यूनिट आ गया, 1 2 3, 3 का। तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया ना सही आंसर। बात समझ आ रही है? तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आपको सक्सेसिव कोर्स ना देकर कोई बीच में से 2 3 कोर्स दे दी, लेकिन साथ साथ वाली नहीं दी। ठीक है ना? और ये जो TCN माइनस TCN माइनस 1, और वी कैन से TVCN माइनस TVCN माइनस 1 कब लग सकता है? जब आपको सक्सेसिव यूनिट की आउटपुट्स या कोर्स दे रखी हूं। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला बनेगा, ये देखो ऐसे ही बनेगा, कोर्स में बताया था जैसे घूम के जाएगा ऊपर की तरफ थोड़ा सा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं MC के कर्व में? ये बना हुआ है साफ सुथरा। ठीक है, और ये बना हुआ है इसके प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग है और वो नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, हमेशा ट्राई करना विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ ही बनाना, क्योंकि प्लॉटिंग ग्राफ में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी और टीचर खुद तो सुधार लेगी। तो हमेशा ऐसा कर बनाना जिसमें प्लॉटिंग ना हो। ठीक है, चाहे तुम ये बना दो टेबल, लेकिन प्लॉटिंग वाला ग्राफ मत बनाना। ठीक है, तुम टेबल बनाओ बिंदास, क्योंकि जब तुम पेपर पर लिखोगे तुम टेबल भी लिखनी है, तुम्हें ग्राफ भी बनाना और इंग्लिश भी लिखनी है, तीनों चीजें करनी है। टेबल भी चाहिए, ग्राफ भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे अगर मेजरमेंट करने लगे, प्लॉटिंग करने बैठ गए, हो लिया काम। तो फिर ठीक है, तो पेपर छूट जाएगा। फिर अगला कॉस्ट TFC, सॉरी AFC क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट को पकड़ो, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, समझते हैं इस बात को? अच्छा मेरे पास वो नहीं है इक्वेशन। चलो फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे सेम लिखा, सेम ही है। कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी ना उसको डिवाइड बाय क्यू कर देना। करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से AFC निकालते हैं। कैलकुलेटर निकाल लो फटाफट से। चलो देखो, यहां से आपको AFC निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला था AFC का? AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइड बाय क्यू।
ठीक है चलो, इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा? वाह, मौत कर दी बिल्कुल, इनफाइनाइट आएगा। बताओ, कह रहे जीरो आएगा। अरे समथिंग डिवाइड बाय जीरो गिव्स मी इनफाइनाइट। मैथ्स वाले बच्चे तुम तो बोल देते, नॉन मैथ्स वालों से तो उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, 0 डिवाइड बाय 10 होता तो आंसर 0 आता। अब आगे से गलती मत कर देना, पढ़े लिखे हो 11वीं में आ गए हो अब तो। अरे मेरी बेइज्जती अखंड हो गई एकदम सही। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सबने ही 0 बोला, तेरे साथ दिए इन्होंने। अगर कोई समझदार होता तो कोई रोकता मुझे कि नहीं 0 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले डैश लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, मैथ्स नहीं है कि नॉट डिफाइन लिख दोगे, डैश लगेगा इसलिए। ठीक है, होता है वैसे नॉट डिफाइन ही। अगला 10 डिवाइड बाय 1, 10, 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो अब मैं बेइज्जती नहीं करूंगा। 10 डिवाइड बाय 3, 3.333। ठीक है, 10 डिवाइड बाय दिस 2.5, 5 डिवाइड बाय दिस। अच्छा, किसी ने 50 नहीं बोला अभी। ठीक है, ओके। अब सुनो, देखो इस टेंडेंसी से क्या दिख रहा है भाई, इसकी औकात तो गिरती जा रही है, गिर रहा है ये तो। बेचारा 10 पे था, 5 पे आ गया, 3 पॉइंट कुछ पे आ गया, 2.5 पे आ गया, 2 पे आ गया। ये तो बेचारा गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो गिराओ ना, उठा के फलक तक ले आओ, नीचे तक। ये लो, गिर दो इसको उठा के नीचे तक 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 तक, खत्म। ठीक है, अब सुनो, लेकिन इसमें भी एक चीज है, ये भाई साहब कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? बिकॉज वैल्यू, कोई भी एक सर्टेन वैल्यू है, उसको आप डिवाइड मारते जाओ, डिवाइड मारते जाओ, वो पॉइंट आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन कभी 0 नहीं आएगा। ये मैथ्स की बात है, ठीक है ना। ओके, तो AFC, ए हम याद कर सकते हैं, AFC नेवर बी 0, नेवर बी 0। एंड इफ इट इज नेवर बी 0, दैट मीन्स इट इज नेवर, इट इज नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। ये भाई साहब एक्स एक्सिस से मिलना तो चाहेगा, लेकिन मिल नहीं पाएगा। ठीक है, मिलना तो चाहेगा बट मिल नहीं पाएगा, बिकॉज एक नंबर को आप किससे भी डिवाइड करते जाओ, वो कभी आंसर 0 नहीं दे सकता। ठीक है, ओके। 0 डिवाइड बाय 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कुछ लोग इसको मैथमेटिकली 1 भी बोलते हैं, क्योंकि ये आंसर डिफाइन ही हुआ कि 0 डिवाइड बाय 0 होगा क्या। ठीक है, चलो खत्म करें बात। तो AFC is always falling because AFC remain constant and the increasing the output in a short run। हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कैसी टेंडेंसी है? फॉलोइंग टेंडेंसी। ठीक है, नेवर इंटेक्स। अब मैं इसका क्वेश्चन क्या आएगा? इज AFC इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस? नो। ठीक है, व्हाई AFC नेवर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस? बिकॉज AFC इज नेवर बी 0, क्योंकि AFC कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए वो कभी भी एक्स एक्सिस को काट नहीं सकता। बिकॉज फॉर अ पॉइंट, अगर मुझे किसी ग्राफ को एक्सिस पे काटना है तो मुझे उस पॉइंट को 0 लाना पड़ेगा, और वो 0 कभी आ नहीं सकता, क्योंकि TFC कभी 0 हो नहीं सकती। क्लियर हो गया यहां तक की बातें? आगे बढ़े, चलो। अगला आएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये बिल्कुल TVC की तरह होता है। अब TVC की तरह इसे फॉर्मूला भी होगा, ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रही है बात? यहां तक की बातें समझ आ रही है? तो इसका ग्राफ कैसा होगा? यू शेप। इसका ग्राफ कैसा होगा? यू शेप। क्लियर है? ओके, समझ आ रहा है? MC की तरफ। ठीक है, लेकिन अभी बताऊंगा MC और ABC में फर्क क्या है। अभी इनके ग्राफ में फर्क पता चलेगा, अभी तुम्हें फर्क नहीं चल रहा पता। जब ये सारे एक साथ आ जाएंगे ना एक ही जगह, फिर लगेगा हाँ यार ये है अलग चीज तो भाई। ठीक है, तो अभी याद रख लो कि यू शेप होता है, और फॉर्मूला याद कर लो, TVC अपॉन Q इज इक्वल टू ABC होता है, और यह बढ़ता रहता है। ठीक है, यू। अब सुनो, अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाई इट इज यू शेप, क्या बोलोगे? लो वेरिएबल क्वेश्चन, इतनी जैसे ये तो बोल रहा हूं। कभी भी किसी भी ग्राफ की शेप के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो एक ही आंसर तुम्हारे पास, लो ओ वेरिएबल प्रपोर्शन। यही बाण फेंकना तुमने बस। ठीक है, यही तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, ये फेंक देना, काम खत्म, सामने वाला आंसर यही है। ठीक है, किसी भी शेप के बारे में पूछ ले, इसकी ऐसी शेप क्यों है, ऐसी शेप क्यों है, सीधी शेप क्यों है, एक ही आंसर है बस। ठीक है, ये अलग ही पहुंच गया, ऐसे से करके हंस रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय Q। समझ आ रही है? और वो भी कैसा होगा? यू शेप।
हाँ मैं पूछूंगा वाई तो क्या बताओगे? लो, आवाज नहीं आई। लो, उस तरफ से नहीं आई, इस तरफ से नहीं आई, कहीं से नहीं आ रही मेरे को तो। यूनिटी का है, यूनिटी। यूनिटी से आवाज नहीं, एक से एक बार इकट्ठे बोल तेज से। चलो ठीक है, चलो अब तो समझ आ गया। चलो अब सुनो, आपने हमें तीन फॉर्मूले पढ़ लिए। ए सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू, ए बी सी इज इक्वल टू, अच्छा, और ए एफ सी इज इक्वल टू। तुम्हें कुछ अलग से नहीं लगा? मुझे लगा, मैं बताता हूँ क्या लगा। ठीक है अब सुनो सुनो सुनो, मुझे कुछ अलग सा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर मैं ये बोलूं कि टी एफ सी का फॉर्मूला एक और भी हो सकता है, ए एफ सी मल्टीप्लाई क्यू। एक और फॉर्मूला बन सकता है टीवीसी का, एवीसी इंटू क्यू। और हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बन सकता है ए सी इंटू क्यू। तो ये तीन फॉर्मूले भी हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गए। ठीक है, तो अब कितने फॉर्मूले हो गए? बहुत सारे। ठीक है, अभी एक साथ लिखेंगे एट द एंड जब हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर वो उससे डिवाइड हो रहा था वो उससे मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जैसे अब ये चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई। तो ए एफ सी मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू टी एफ सी। खत्म, बात खत्म। ठीक है, थक तो नहीं गए ना? फिर ठीक है। अब भाई आ गई समस्या, जब आ गए सारे साथ। ये है ग्राफ, जब हमारे तीनों आएंगे इकट्ठे। ये तो लास्ट ग्राफ दिख रहा है, लिखा नहीं है। ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट। मिलना चाहेगा बट मिल नहीं पाएगा, किससे? एक्स एक्स। देखो एक्स से तो तुम मिलना चाहते ही हो, बट ये मिल नहीं पाएगा। क्या करे, ये हर जगह से बुलोगा बंदा। ठीक है, अच्छा सुनो, ये हो गया एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट तो ऊपर ही होगी ना, क्योंकि दैट इज द समीशन ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक चीज याद कर लो, एवरेज कॉस्ट इज द समीशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा अब सुनो, अब इनका डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, कम होता जा रहा है। इसका रीजन बताना। शेप की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेप, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। व्हाई देयर डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग बट नॉट इंटरसेक्ट। दो क्वेश्चन है यहाँ पर। सिचुएशनशिप एक और आया, कह रहा इट इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट इज सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला। ये न्यू ईरा में आए हम, है ना? हम गलत ही 90s में पैदा हुए। अरे सुनो यार, क्योंकि एएफसी गिर रहा है ना, और इनका सम तो एएफसी होते, दोनों का डिफरेंस। ओहो गलत लिख दिया, एएफसी ले लो। लो, एएफसी गिर रहा है क्योंकि एएफसी इज फॉलिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन द एसी माइनस एवीसी इज एएफसी एंड एएफसी इज constantly falling, and if it is falling the distance will be decreasing, but is they can intersect? No, because AFC never be zero. अगर ये दोनों मिल जाए किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर AC मिल जाए किससे? ABC से, तो उसका मतलब तो है ना कि AFC जीरो है, और AFC कभी जीरो हो नहीं सकता। दैट मीन्स AC और ABC नेवर बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इनको मिलने नहीं देगा कौन? AFC, क्योंकि वो खुद X से मिलना चाहता है। ठीक है, क्लियर है? ये देखो, ये गौतम कितना खुश हो जाता है इस बात से। चलो आगे देखते हैं। तीनों जो समझ आई, एक चीज को समझना, इसका जो सबसे मिनिमम पॉइंट है वो ये है, लेकिन एबीसी ने इसके मिनिमम पॉइंट से पहले ही अपना मिनिमम पॉइंट अटेन कर लिया। ये छोटी छोटी बात है ना, आपके स्कूल की टीचर बताएगी नहीं आपको। बताती कह रहे बताती क्या है वो, समझो मेरी, कह रहा आती कब है, बताया था उसने, पता नहीं कहीं पढ़ा दिया होगा, लेकिन पढ़ा देना। मेरा नाम क्यों? अरे हमारा नाम फेमस है। नो, जानती हो यार, लिंक बहुत सारे मिल जाते हैं ना। ठीक है, अब इतने सारे स्कूल्स में है तो यार बताइए। अब एसी और एबीसी, ठीक है, तो दोनों के जो कर्व है उनको याद रखना है कि दोनों के जो कर्व है उनका जो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, उनका जो लोएस्ट पॉइंट है वो एबीसी का पहले आ जाएगा और एसी का बाद में आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ग्राफ बनाना है ना, तो बच्चे तुम्हें तो क्या लग रहा है, मजाक लग रहा है। अब जब ग्राफ बनवाऊंगा ना,
और 10 बार एक ही ग्राफ को काटूंगा तो पता चलेगा कितना मुश्किल है। ठीक है, अभी तुम्हें क्या लग रहा है, अच्छा ये चिपका हुआ है, मजा आ गया, देख के सही लग रहा है, लेकिन जब खुद बनाओगे 10 गलतियां बताऊंगा उसके अंदर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इस ग्राफ को बनाने से पहले दिमाग में एक चीज फिट कर लो, क्या बना होगा सबसे पहले, एबीसी। लेकिन ध्यान रखना एबीसी की गहराई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इसका मिड पॉइंट ढूंढ लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसका लोएस्ट पॉइंट पहले ही बना लो। देखो ग्राफ बनाने का भी एक आर्ट है, ऐसी ग्राफ नहीं बन जाएंगे वहां पे माइक्रो के। इसका लोएस्ट पॉइंट अलग से पहले बना लो, अब इधर सही लेके जाओ और इनका डिफरेंस अपने आप कम होने लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उठा के लेके आना किसको, एएफसी को। तो एएफसी को ऐसे उठा के लेके आओ और नीचे 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 जाते 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 कहीं एक जगह रोक दो, मिले ना बस। बात समझ आ गई। अब इन्हीं का एक और बाप आएगा, एमसी। एमसी कहेगा तुम्हारे पीठ से जाऊंगा बिल्कुल, और तुम्हारी रूह काटते हुए जाऊंगा एकदम। ये देखो, ये आ गए एमसी। हाँ ना, ये बिल्कुल ठीक है, बात समझ आ गई, क्योंकि ये बीच से ही काट के जाएगा दोनों को। लो कह रहा ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, यहीं से काटूंगा तुम्हें। ठीक है, ये ना तुम्हारा लोएस्ट, ऐसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, व्हेन यू आर इन लोएस्ट पॉइंट तब काट जाते तुम्हारा। ठीक है, जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो, जब तुम्हारा तुम फेल हुए हो किसी एग्जाम में, तभी तुम्हें पता चलता है ये इंसान मुझे धोखा दे रहा था। ठीक है, ओके, तो ये हमेशा लोएस्ट पॉइंट से काट के जाएगा। अब ये आगे ग्राफ कुछ जिसके अंदर एएफसी भी है, एसी भी है, एबीसी भी है और एफसी भी है। चेक करो कैसे ग्राफ बनाओगे। ध्यान रखना इसका लोएस्ट कहां है, ये रहा, इसका लोएस्ट ये है इनके अकॉर्डिंग, इसका लोएस्ट ये है इनके अकॉर्डिंग। तो यहां से एमसी काट के जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा और एमसी नीचे है। ठीक है, ये देखो ये ग्राफ मुझे लग रहा सबसे अच्छा है जो मैं नीचे बनाऊं, बट इसमें एक ही कमी है, इसमें क्या नहीं है, एमसी नहीं। तो ध्यान रखना एमसी हमेशा कहां से काटता है, लोएस्ट पॉइंट से। लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसी और लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए बी सी से काटेगा कौन, एमसी। ठीक है, कह रहे तभी वो एमसी है। अरे ऐसा भी मत करो, बेचारा एमसी बुरा मान जाएगा। अब देखो जो जो मैंने समझाया है ना, वही वही ना इंग्लिश में लिखा होगा रिलेशन के साथ। ठीक है, तो पढ़ेंगे इन द बिगिनिंग एबीसी एंड एएफसी इज फॉलोइंग। ठीक है भाई, दोनों गिर रहे हैं, ये बेचारा भी गिर रहा था और एबीसी बेचारा भी गिर रहा था, ये ना ये गिर रहा था गिर रहा था, ये भी गिर रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एटीसी फॉल, कर्व फॉल एज वेल, और एसी का कर्व भी उस टाइम गिर रहा था। देखो एटीसी का मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, तो आप इसको एसी भी बोल सकते हो। ठीक है, अगला कह रहे नेक्स्ट एबीसी जो है ना एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, यहां से बढ़ना शुरू हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया, और एएफसी तब भी गिर रहा था। हेंस टीवी जो एसी कर रहा था वो कंटिन्यूस फॉल होने लगा, क्योंकि ये तो गिर ही रहा था ना, ये गिर रहा था लेकिन ये बढ़ रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया ये ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया एबीसी, जैसी वो बहुत ज्यादा बढ़ा और उसने इसकी लिमिट छोड़ दी, तो वैसी एसी भी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश भारी होगी, पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा कुछ और भी लिखा हुआ है। अब ये रिलेशन है एसी का और एमसी का। कह रहा है जब जब एमसी गिर रहा था ना, और क्योंकि इंक्रीज हो रहा था आउटपुट, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रहा था, लेस देन सा एसी था। समझना किसका रिलेशन है, एसी का और एमसी का। ये रहा एमसी, ये रहा एसी। जब जब एमसी गिर रहा था ना, जब जब एमसी गिर रहा था तब तक एसी भी गिर रहा था। चेक कर लो, यही बोला उसने, एसी इज फॉलिंग ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड द मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एसी। जो नीचे की तरफ है, अगर एक कर्व मेरा ऊपर है एसी, एक कर्व मेरा नीचे आ रहा है अभी एमसी, इसका मतलब कौन बड़ा है, एसी बड़ा है। तो जब तक एसी बड़ा है, जब तक एसी बड़ा है एमसी से, जब तक एसी और एमसी दोनों क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इसका यह मतलब है तब तक क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। जैसे ही दोनों एक जगह मिल गए, दोनों एक जगह मिल गए ना यहां पर, तो वही एसी का कौन था, वो एसी का मैक्सिमम पॉइंट, एसी का लोवेस्ट पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था, लोवेस्ट। और जैसे ही वो एमसी उसको काट के गया, एसी क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो आफ्टर इंटरसेक्ट एमसी क्या हो गया, ज्यादा हो गया किससे, एसी से, और एसी क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। ये सारे इंग्लिश आपकी संदीप घर में आपको मिल जाएगी। समझ आ गई ग्राफ, क्लियर हो गए। अब ना हमारे कुछ न्यूमेरिकल शुरू होंगे, हम न्यूमेरिकल्स को भी खत्म करके ही क्लास को खत्म करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है ना, क्लियर है, थक गए हो गए। लेकिन पहले काम करेंगे, पहले ना सारे ना फॉर्मूले लिखेंगे एक जगह। ठीक है, उससे दिमाग थोड़ा चलने लग जाएगा। तो तुम मत लिखो, बस मेरी हेल्प करो। ठीक है ना, दिमाग अपना खोल के रखना बस। सबसे पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, टीसी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था,
टीवीसी प्लस टीएफसी। अच्छा, फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट का। ध्यान रखना, दो बातें होती हैं, टीएफसी बराबर हो जाता है टीसी के। दूसरी बात होती है, जो आपका जो टीसी होता है, जो टीवीसी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, जीरो। इस पॉइंट पे दो बातें होती है। ठीक है, अगला। और हमने क्या पढ़ा था, हम क्या टीसी एक और तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्लियर है। अगला, हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा था, क्या टीवीसी निकल सकता है किसी तरीके से, हाँ, एवीसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्या एक और तरीका भी है इसको निकालने का, समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये फॉर्मूला तुमने अब तक नहीं पढ़ा, इसका मतलब होता है समीशन, सिग्मा बोल देते हैं जिसको। ठीक है, उसका मतलब था एमसी को जोड़ते जाओ, टीवीसी आता जाए, एमसी को जोड़ते जाओ, टीवीसी आता रहेगा। चलो और बताओ, और क्या फॉर्मूला हो सकता है, एक टीएफसी का फॉर्मूला था, टीएफसी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एएफसी, एएफसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। और बताओ, अपने मानक कोष के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो मानक कोष टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन, उसके बाद पढ़ा था टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, एक और पढ़ा था डेल्टा, टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। एक इसका भी एक और बन सकता है, डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक की बातें। ठीक है, और कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या हमने इसका अब तक, और पढ़े थे, फिर वही पढ़े थे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। और बताओ कुछ पढ़ा क्या, यही फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, बाद में वीडियो पे जाके देख लेना। ठीक है, अभी हम मिटा कर क्वेश्चन करें। चल, अब देखो, जैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना, सबसे पहले ना क्वेश्चन को लाना अपनी औकात पे, क्योंकि जिंदगी में आज तक मैंने इस क्वेश्चन को कभी ऐसे करा ही नहीं। मैंने हमेशा अपना फेवरेट चूज किया है, आउटपुट लिखूंगा, फिर टोटल कॉस्ट लिखूंगा, फिर जो निकालना है वो लिखेंगे, एफसी निकालेंगे, एवीसी मांग रहा है और फिर एमसी मांग रहा है, तो मांग रहा है वो बाद में लिख दो, जो दे रखा है वो पहले लिख दो। ठीक है, अब बताओ क्या क्या दे रखा है आपको, जीरो दे रखा है, फिर वन है, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, टोटल कॉस्ट बताओ, 30, 90। सबसे पहले आपको पता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये रहा, एवरेज है नहीं, मांगा ही नहीं भाई साहब ने, है ना, बेकार बात। अब मुझे बताओ, क्या यहां से मुझे पता चल सकता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रही होगी, पता लग सकता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल कॉस्ट ही टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। अभी बताई थी मैं थोड़ी देर पहले बात, अगर एक 30 है तो सारे ही कौन होंगे, क्लियर है। अब यहां से मेरा क्या निकल सकता है, मेरा निकल सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे, अगर मैं इन दो को माइनस करूंगा आता जाएगा, माइनस करूंगा आता जाएगा, बोलते जाओ बोलते जाओ, अब कितना आएगा, 70 और 80। अगला 90 पक्का, ये हो गया 90 है ना पक्का ये, फिर 110, 150, ये माइनस करा तो 90। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये हम निकाल ही लेंगे, निकाल लोगे दोनों, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या करोगे, डिवाइड बाय जीरो डैश, डिवाइड बाय 30, 30, डिवाइड बाय 20, 15, डिवाइड बाय दिस 4.5, 7.5, डिवाइड बाय दिस। अब बताओ, नहीं नहीं नहीं, 10 आना यहाँ पे 10, फिर अगला आएगा 7.5, फिर अगला आएगा 6। ठीक है, समझ गए ना कैसे किया है। चलो अगला, वेरिएबल को से कैसे करोगे, इसको डिवाइड बाय दिस 0, इसको डिवाइड बाय 1 60, इसको डिवाइड बाय 2 40, इसको डिवाइड बाय 3 30, इसको डिवाइड बाय 4 55, 55 का आधा 27.5, फिर इसका डिवाइड बाय 5, ये हो गया 30 और एक 32। ठीक है, अब एमसी कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस, चाहे आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो 60, चाहे आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, जो तुम्हें सूट करे तुम वो ले लेना। मुझे लग रहा है ये मेरे पास है, मैं इसका ले लो 60, अगले वाले का 20, अगले वाले का 10, अगले वाले का 20 और अगले वाले का 50। कितना था, कितना ये 160 था, कितना था ये, था कि 150 था, 40। ठीक है, क्लियर हो गया।
AFC कैसे निकला बेटा, ये रहा, इसको इससे डिवाइड करते जाओ, TFC डिवाइड बाय क्वांटिटी, 30 0 डैश, 30 1 30, 30 2 15, 30 3 10 और 30 4, ऐसे करते करते। ठीक है जी, समझ आ गई बात, क्लियर है यहां तक? चले आगे बढ़े। हाँ जी, एबीसी निकला टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, 0 0 61 80 20, ऐसे 80/2। क्लियर है, आगे बढ़े। 2 क्वेश्चन रह गए वैसे। चलो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ बात बोल दी, कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ सेकंड यूनिट इज 20, मतलब इस 20 दे रखा, किस 25 किसकी, सेकंड यूनिट की। इसका मतलब TFC निकल सकता है कैसे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसने बाकी जो मांगा एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकाल लोगे, तो लिखते हैं एक बार आउटपुट, फिर लिखेंगे 1 2 3 4, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितने निकाल ली, 50 50 50 50, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80 150 235 330। अब क्या मांग रहा है, टोटल एवरेज कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट चाहिए इसके लिए पहले, तो 130, पक्का ना, हाँ। अगला कितना हो जाएगा 200, अगला कितना 285, अगला कितना 380। अब निकल सकती है कौन, टोटल एवरेज कॉस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय 1 सेम, डिवाइड बाय 2 100, डिवाइड बाय 3 पता नहीं। बताओ बताओ, करो ना कैलकुलेटर पे फोन, किसके लिए तुम्हारे पास, 285 डिवाइड बाय 3, अगला 150 150 और 140 और 190 190 और किसका, इसका पहले वाले का, अगले का 380 डिवाइड बाय 4, ये भी 95 है। चलो, अगला मार्जिनल कॉस्ट बोला था, दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस 50, इनका डिफरेंस 85, इनका डिफरेंस पता नहीं, 80 80 और 15 95। क्लियर है, ओके, समझ आ गया। ऊपर वाले डैश भी छोड़ सकते हो, सेम भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता उससे ऊपर जीरो नहीं, नहीं सेम नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो लेवल पर ये होगा 50, तो ये भी कितना होगा 0, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 50, तो ये दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 100, तो 100 लिख दो। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और बच्चों से होता नहीं, ये है मिसिंग वैल्यू। इसमें आधी चीजें दे रखी है और आधी चीजें नहीं दे रखी, ये कह रहा मुझसे नहीं हुआ था। लास्ट है, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखे, खत्म होने वाली क्लास, ठीक है। चलो देखो, मुझे दे रखा है, पहले सेम लिख दो, ये तो हम सबको आ गया, ठीक है। और TVC 0 देने, मैं 0 बनाऊंगा, लेकिन 0 इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा 10, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 10, इतना बना लो बस पहले, ठीक है। अगला अगला बोलो, बताओ क्या निकल सकता है, किससे क्या निकल सकता है, सोचो सोचो, ये निकल सकता है इन दोनों से। चलो अगला सुनो सुनो, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो डिफरेंस रहा होगा दोनों का, वही तो 30 होगा, तो यहाँ पे कौन रहा होगा 90, तो 60 + 30 भी कर सकते थे 90, ठीक है। अब ये 90 आ गया, तो ये कितना रहा होगा 80, कितना सारे होते जा रहे हैं, होते जा, चिंता मत करो। ABC और हमें दे रखा है 3, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, कौन होगा ABC, 120 हो गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर है, चलो और सोचो क्या दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया 130, ये कितना हो गया 260, अच्छा ये दे देगा, ये 70 70 × 5 350, 350 किसका होगा ये, इसका, तो ये कितना आ गया 340। बाकी तो तुम्हारा 2 मिनट का काम, ये 3 ही तो चाहिए होती है बस, उसके बाद तो कर ही सकते हो। MC क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 50, फिर दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, इन दोनों का 40, इन दोनों का सोचो सोचो 70 और 70 140, अगले का 5 6 7 70, नहीं 70 नहीं 80 80, और बताओ अगला AFC क्या होगा, AFC इसका डिवाइड बाय 1 तो 10, इसको डिवाइड बाय 2 तो 5, इसको डिवाइड बाय 3 तो 3.33, इसको डिवाइड बाय 4 2.5, इसको डिवाइड बाय दिस 2। चलो अगला ABC निकालो, अब इसको डिवाइड बाय 1 50, इसको डिवाइड बाय 2 40, ये तो दे ही रखा है। अब किसको डिवाइड करूं,
एबीसी कहाँ चला गया, एबीसी है ना, टीबीसी 260 डिवाइड बाय 130, 130 का आधा 65, 65, ठीक है। अगला कौन है, 3 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 60, 60 हो गया ना, 6 और 68, कितना आ गया 68। अब इस पे मेहनत मत करना, दोनों का टोटल कर देना बस, 60, 45 नहीं 43.33, अगला 67.5, बाकी तो दे रखा है। ध्यान रखना एसी हमेशा टोटल होता है एएफसी प्लस एवीसी का। ओके, अब इसी के साथ होता है चैप्टर समाप्त।